नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। द डिस्टेंस बिटवीन योर ड्रीम्स एंड रियलिटी इज कॉल्ड एक्शन। तो आपके जो सपने हैं और उसको रियलिटी में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही दूरी है जो कि आपको तय करनी है। तो वो आपके ऊपर है कि उस दूरी के ऊपर कितना समय लगाना है। जितना आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे, जितना आपकी रिवीजन ज़्यादा होगी, अगर पढ़ाई के मामले में बात करें, जितना इंटेंशन बढ़िया होगी काम के प्रति, उतना ही यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा आपके सपने और रियलिटी के बीच में। जितनी मेहनत ज़्यादा होगी, स्मार्ट वर्किंग ज़्यादा होगी, उतनी दूरी जो है वो कम होती जाएगी। और इसमें ऐसा है कि अगर कोई भी काम लगन से आप करोगे ना तो फिर दूरी का आभास ही नहीं रहेगा कि मुझे कितना समय लग गया। और फिर जब आप पूरा डूब जाओगे किसी गोल को प्राप्त करने के लिए, तो वो गोल कोई भी हो सकता है। सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन के रिगार्डिंग में बात नहीं कर रहा, जो भी आपका कोई गोल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी बात करते हैं पहले एडिटोरियल की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं इकोनॉमी पॉइज्ड टू रीबाउंड प्रोवाइडर पॉलिसी एंड फंडिंग लेट ग्रोथ लूज। तो इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए पॉलिसी नीति सही चाहिए, अच्छी फंडिंग सपोर्ट चाहिए भारत सरकार से। तभी जो है रिकवर कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे इकोनॉमी को। तो उसी के रिगार्डिंग बात करें कि पैंडेमिक ईयर में इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पर रेजिलेंट देखने को मिली। मतलब जो लोग चाह रहे थे, जो आम धारणाएं थी कि कितनी ग्रोथ गिरेगी, लेकिन उसके हिसाब से तो ठीक ठाक ही रहा। चाहे यहाँ पर जब अगले क्वार्टर्स का जब रिजल्ट हमें देखने को मिला तो यहाँ पर 7.3% का यहाँ पर डिक्लाइन हुआ, स्टार्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ 7.5%। तो अभी देखो, जो पिछले साल की बात करें, जब फर्स्ट वेव आई थी तो उस समय जो भारत ने लॉकडाउन लगाया, तो लॉकडाउन लगा था मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने में लॉकडाउन लगा तो हमारा फर्स्ट क्वार्टर जो है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो अप्रैल मई जून ये भी लॉकडाउन में ही गुजरा। और उसी का जब रिजल्ट आया तो इकोनॉमी हमारी चली गई -24%। ओके, तो उसके बाद जब दूसरे क्वार्टर का रिजल्ट आया तो यहाँ पर -7.3% के आसपास हमारी वहां पर ग्रोथ चली गई। मतलब पहली बार था कि भारत के इतिहास में नेगेटिव में ग्रोथ गई है। ओके, तो उसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर कुछ खास मेजर सरप्राइजेस नहीं है जो डाटा ये डिस्कस कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर बात कहना चाह रहे हैं, जो सामने आ रही है डाटा को पढ़ के, तो यही है कि जो गवर्नमेंट है उसने अच्छा काम किया था। ओके, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए अगर हम यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर की बात करें 2020-21 की, तो ये 20-21 फिजिकल ईयर की बात हो रही है, पिछले साल की बात हो रही है। ओके, तो उसका फर्स्ट क्वार्टर वही है अप्रैल मई जून। तो वहां पर अच्छा खासा उस समय उन्होंने काम किया सही तरीके से। एक और पेंडेमिक को भी जो है उसको भी काउंटर किया, साथ ही साथ जो इकोनॉमी उसके ऊपर भी फोकस करने की यहाँ पर कोशिश की। तो वही बात की जा रही है। तो उस समय यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर में माहौल ऐसा था कि पेंडेमिक ने हिट किया हुआ था इंडिया को, और भारत पूरी तरीके से लॉकडाउन में था, पूरा देश। ओके, तो यहाँ पर जॉब जॉब थी, तो यहाँ पर उसमें बहुत बड़े पैमाने पर फॉल देखने को मिला। जॉब लॉस बहुत बड़े पैमाने पर हुई। आगे बात करें जो गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पर अगर उसकी एवरेज निकालें तो वो 10.75% है हमारी जीडीपी का, जितनी भी कुल जीडीपी है भारत की। ओके, तो मुझे बताइए भारत की जो जीडीपी है कितने लाख करोड़ की है? मैं रुपए के मैनर में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर मैं यूएस डॉलर के टर्म में पूछूं तो फिर यहाँ पर कितने यूएस डॉलर, कितने ट्रिलियन यूएस डॉलर के टर्म में हमारी जीडीपी है भारत की? और भारत की रैंकिंग कितनी है जीडीपी के मुकाबले में बाकी सारी दुनिया के साथ अगर हम कंपेयर करें तो आगे यहाँ पर बात करें कि एवरेज यहाँ पर जो रही है 10.75% ऑफ जीडीपी। फिर अगर प्रीवियस 4 क्वार्टर्स की बात करें तो 4 क्वार्टर का तो एक साल बन गया ना। फिस्कल पिछले फिस्कल ईयर की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर आगे ये बड़ी है 17.7% ऑफ द जीडीपी। और जो भारत सरकार का जो यहाँ पर खर्चा करती है भारत सरकार, उसकी यहाँ पर बात करें कि जीडीपी का कितना परसेंटेज यहाँ पर बढ़ा है। तो यहाँ पर 10.7%, ये 20-21 का जो पहला यहाँ पर फिजिकल ईयर था, 19-20 की यहाँ पर बात हो रही है। और अभी 20-21 के जो फर्स्ट यहाँ पर क्वार्टर था, अप्रैल मई जून वाला 2020 वाला, उसकी बात करें कि 17.7% ऑफ द जीडीपी खर्चा यहाँ पर बढ़ा। क्योंकि उस समय ऐसा था, जब पैंडेमिक आया तो भारत सरकार बहुत सारी स्कीम्स लेकर आ रही थी। जैसे
उसमें उस समय कहा गया था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये लेकर आई। ओके, तो यहाँ पर एमएसएमईज के लिए भी स्कीम्स लेकर आए, फंडिंग लेकर आए। तो इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत स्कीम था, जिसके चलते 20 लाख करोड़ का यहाँ पर पैकेज अनाउंस किया गया। तो ये ऐसे यहाँ पर टर्म्स थी, अच्छा खासा खर्चा किया गया। और उसके बाद यहाँ पर बात करें कि जी पहले क्वार्टर में तो 17.75% यहाँ पर खर्चा हुआ, लेकिन बाकी के जो क्वार्टर्स आए पिछले लास्ट फिस्कल ईयर में 2021 वाले में, तो वहां पर 11.2% ऑफ जीडीपी यहाँ पर खर्चा किया भारत सरकार ने। तो यहाँ पर आगे बात करें, द गवर्नमेंट हैड केप्ट अप द मोमेंटम of provision of welfare benefits, per capita final consumption expenditure would not have fallen by 7% in nominal terms and 10% in real terms. तो अगर यहाँ पर सरकार आगे बढ़ना चाह रही है, एक मोमेंटम के तौर पर एक मोमेंटम बनाना चाह रही है कि मैं वेलफेयर बेनिफिट्स अच्छे तरीके से पहुंचाऊं अपने देश के नागरिकों को, तो यहाँ पर कैपिटा मतलब एक इंडिविजुअल के हिसाब से जो यहाँ पर कंजप्शन है ना, कंजप्शन खर्चा जो भारत सरकार करेगी, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर में ऐसा है कि देखो जो भी भारत सरकार देगी ना वो कंज्यूम हो जाएगा, उससे कुछ खास कोई रिटर्न आने वाला नहीं। जैसे जितनी भी स्कीम्स के थ्रू पैसा जाता है ना भारत सरकार का, वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर ही है। ओके, जैसे आपको सब्सिडी दे दी एलपीजी के ऊपर, वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है भारत सरकार का, उससे कुछ वापस रिटर्न तो नहीं ना आ रहा। मतलब अगर कोई जॉब दे रही है सरकार आपको मनरेगा स्कीम के तहत, तो वहां पर भी आपको सैलरी आएगी, लेकिन वहां से आपसे कोई काम तो लिया जा रहा है ना। तो यहाँ पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर पूरे तरीके से कंजप्शन कंज्यूम हो जाएगा ये इकोनॉमी में, ये पैसा जो भारत सरकार लगा रही है। तो वही बात करें कि वेलफेयर बेनिफिट्स यहाँ पर अगर मोमेंटम बनाना है, तो पर कैपिटा जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पर वो 7% से नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर नॉमिनल टर्म्स में बात करें, नॉमिनल टर्म्स जब जो करंट प्राइसेस के हिसाब से, जो मौजूदा यहाँ पर जो प्राइस चल रहे होते ना इकोनॉमी में कमोडिटीज के रिगार्डिंग, तो उसके हिसाब से यहाँ पर बात करें। और रियल टर्म यहाँ पर जो कांस्टेंट प्राइस, मतलब जो पिछले कुछ सालों से कांस्टेंट ही चलते आ रहे हैं, जिस जब भी हम यहाँ पर बेस ईयर के साथ कंपैरिजन करें, तो ओके, तो यहाँ पर हमेशा नॉमिनल टर्म में भी और रियल टर्म में भी एक बेस ईयर मानकर चलते हैं। तो बेस ईयर से वही पता चलता है कि कितना ग्रो करे हैं हम, यहाँ पर कितना नेगेटिव पे गए। तो बेस ईयर ऐसा ईयर मान लेते हैं जो जिसमें अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखी हो इकोनॉमी में, और चाहे अलग अलग सेक्टर का यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर बेस ईयर देखने को मिलता है। तो उससे फिर कंपेयर करते रहते हैं आने वाले सालों को कि हम आगे बढ़े हैं या पीछे गए। और आगे यहाँ पर बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ही सारा दारोमदार है अभी, तो यहाँ पर उसको करना होगा जो करना है। तो अगर इंडस्ट्री की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, तो वो यहाँ पर बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा स्टिमुलस पैकेज दोबारा दिया जाए। तो यहाँ पर जिसके चलते फाइनेंस मिनिस्टर ने भी यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया है कि वो अभी क्या कर रही हैं, जो बजट आउटलेज है, मतलब पैसा जो लगाना है, वो भी उसी की वेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर पहले यहाँ पर स्टिमुलस पैकेज की बातचीत करने से पहले, उसके बारे में मुद्दे के ऊपर चर्चा करने से पहले अभी सोच रहे हैं, इसकी वेट कर रहे हैं कि बजट के आउटलेस कहाँ से अभी जुटाए जाए। तो अभी उसी के ऊपर पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं, सवाल यही उठा रहे हैं कि जो बजट आउटले है, तो अभी उसको शुरुआत क्यों नहीं की गई, पैसा इकट्ठा करना शुरू क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अभी 2 महीने गुजर चुके हैं यहाँ पर, जो ये 2021-22 का जो फिजिकल ईयर इसको शुरू हुए। ओके, तो अभी 1 अप्रैल को ये फिजिकल ईयर शुरू होता है, तो अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया, 2 महीने गुजर गए। तो अभी तक आपने क्यों नहीं जुटाए पैसे? और आपने बजट प्रेजेंट किया था 1 फरवरी को। ओके, तो 1 फरवरी को ही भारत सरकार का बजट हर साल जो है पेश होता है। तो पहले ऐसा था, पहले रेलवे बजट अलग से पेश होता था और जो यूनियन बजट होता था देश का, वो अलग से पेश होता था। लेकिन अभी दोनों को मर्ज करके एक ही बजट बनाया गया, और उसको हर साल 1 फरवरी को ही यहाँ पर पेश किया जाता है। तो इस डेट को भी भारत सरकार चेंज करने के बारे में सोच रही है। तो भारत सरकार ये चाह रही है कि जैसे फिजिकल ईयर बाकी दुनिया के चलता है ना, कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, तो बिल्कुल उसको फॉलो करने की अभी विचार चल रही है। तो हम लोग यहाँ पर क्यों 1 अप्रैल से यहाँ पर अगले साल की 31 मार्च तक फिजिकल ईयर लेकर चलते हैं? तो यहाँ पर जो हमारे जो यहाँ के देसी महीने होते हैं ना, तो उसको यहाँ पर जो है हम तवज्जो देते हैं। ओके, कि हमारा कल्चर थोड़ा अलग है, हम थोड़ा अलग से चलते हैं। ओके, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर अभी सोच रही है भारत सरकार। और आगे बात कर रहे हैं कि अभी ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हम यहाँ पर ये अज्यूम करके बैठ जाएं कि इंडियन इकोनॉमी इतने कैपेबल नहीं है कि वो दोबारा से रिकवरी कर पाए, दोबारा से बाउंस बैक कर पाए। तो यहाँ पर अगर बात करें पैंडेमिक की, तो यहाँ पर जिसके चलते इकोनॉमी में थोड़ा बहुत यहाँ पर उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे पैंडेमिक को कंट्रोल किया जा रहा है, इकोनॉमी अभी धीरे धीरे खुल रही है नॉर्मल एक्टिविटी के लिए।
और इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर जो पिछले फिस्कल यहाँ पर जो बात करी, जो अभी 31 मार्च को एंड हुआ है 2020-21 वाला, तो वहां पर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था। तो करंट अकाउंट डेफिसिट कहने का मतलब होता है, जब भी हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया मतलब इंपोर्ट हमने ज्यादा किया है, एक्सपोर्ट थोड़ा कम किया है। तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो पिछले फिजिकल ईयर का पूरा कंक्लूजन निकाले तो करंट अकाउंट डेफिसिट निकला है। ओके, तो यहाँ पर हालांकि कुछ महीने ऐसे भी गुजरे हैं जब यूएस के साथ हमारा करंट अकाउंट सरप्लस भी हुआ था। ओके, तो वो इसलिए हो गया था कि हमने कुछ ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं किया हमने यूएस को, हमने इंपोर्ट बहुत कम किया उस उन महीनों में। ये जब पिछले साल का जो पैंडेमिक गुजरा था उन महीनों की बात हो रही है। ओके, तो उसी के चलते यूएस ने हमें भी वॉच लिस्ट में डाल दिया कि भारत जो है वो करेंसी मैनिपुलेट करता है। ओके, तो ये अलग सी बात है, इसके ऊपर मैं अलग से चर्चा करूंगा। तो आगे बात करें करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके, तो आगे इकोनॉमी की जो एबिलिटी है ना, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर अब्जॉर्ब कर सकती है, और यहाँ पर डोमेस्टिक सेविंग जो है वो भी यहाँ पर बढ़ सकती है। तो यहाँ पर सेविंग देखो, डोमेस्टिक सेविंग तब बढ़ती है जब यहाँ पर इनकम बढ़े। जब किसी की इनकम बढ़ेगी तो यहाँ पर सेविंग्स बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेंगी तो यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट भी बाद में बढ़ा सकता है। कि मेरे पास अगर इतने पैसे सेव ज्यादा हो गए हैं, तो मैं कोई प्लॉट ले लेता हूँ, या फिर कोई फ्लैट खरीद लेता हूँ, या फिर किसी चीज में या किसी शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर इकोनॉमी की एबिलिटी बढ़ती है, आगे बढ़ती है इकोनॉमी। और आगे बात करेंगे जो साउंड मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक मतलब पूरे इंडिया लेवल की यहाँ पर बात करें कि उसको अगर अच्छे तरीके से मैनेजमेंट उसको किया जाए इकोनॉमी की, तो अगर बजट की बात करें और यहाँ पर जो खर्चा जो करना है तो उसको अच्छे तरीके से मैनेज की बात करें। ओके, तो जिसमें ऐसा है कि फंड जिसमें आप दे रहे हो इकोनॉमी में, सो व्हेन इट नीड्स दोज फंड्स कैन ब्रिंग लाइफ बैक टू द इकोनॉमी। तो ऐसे फंड्स इस तरीके से बांटिए कि दोबारा से इकोनॉमी जो है ना वो वापस आ जाए अपनी पटरी पे। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो पैसा तो देखो, पैसा तो किसी को भी बैठाओगे सरकार चलाने के लिए तो पैसा तो वो बांट ही देगा, लेकिन कहाँ पर प्रायोरिटी के हिसाब से पैसा देना है, कितना देना है, किस तरीके से इकोनॉमी को रिवाइव करना है, इन सभी चीजों के बारे में जब सोचेंगे, अच्छे से विचार करेंगे, इसी को कहते हैं कि अच्छी मैनेजमेंट है या बुरी मैनेजमेंट है। ओके, तो वही बात कर रहे हैं कि साउंड मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट हमें चाहिए। और आगे बात करें कंस्ट्रक्शन। ओके, तो यहाँ पर उसकी बात करें तो ग्रोथ देखने को मिली इसकी 14.5% की क्वार्टर 4 में। तो क्वार्टर 4 अभी ये जो जनवरी फरवरी मार्च 2021 का जो गुजरा है, तो वहां पर जनवरी फरवरी में ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में ग्रोथ देखने को मिली। तो पिछला जो जितने महीने गुजरे थे उस समय तो एक्टिविटीज ही बंद थी ज्यादातर, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी काफी डैमेज हुआ था। आगे बात कर रहे हैं कि डिक्लाइनिंग 8% फॉर द ईयर एज ए होल। तो मतलब 8% की डिक्लाइन भी यहाँ पर पूरे साल का अगर कंपैरिजन करें पिछले साल के साथ, तो यहाँ पर 8% का डिक्लाइन भी था। ओके, ये जो क्वार्टर 4 में ये वृद्धि हुई 14.5% की, ये पिछले क्वार्टर के साथ ये कंपैरिजन करके बताया जाता है। और जब यहाँ पर पूरे साल का बताए तो फिर पिछले साल के साथ कंपैरिजन करके बताया जाता है। और आगे बात करें जो कंस्ट्रक्शन है, तो वो अभी आगे बढ़ रही है अच्छे तरीके से। तो इसके अलावा जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, ठीक है, वो भी जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो काम रुके हुए थे दोबारा से वो चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये इकोनॉमी को बूस्ट देंगे, ग्रोथ बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ पर एक फ्यूल की तरह ये काम कर सकती है। तो फंडिंग जो है वो हमें करनी है, और अच्छी पॉलिसी जो है वो हमें देनी है, तो वही अच्छे फ्यूल की तरह काम करेगी। अच्छी तरीके से यहाँ पर जो बूस्टमेंट है वो हमारी इकोनॉमी को मिल जाएगी। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं दूसरे एडिटोरियल में, इंश्योरेंस बेटर देन लीकी कोविड लोन्स। तो ये GS3 का ही ये पार्ट है। देखो, अभी क्या मुद्दा क्या चल रहा है जिसके बारे में चर्चा हो रही, तो वही बात कर रहे हैं कि अभी एक मूव चला गया है कुछ बैंकों के द्वारा, जिसमें वो एक अनसिक्योर्ड लोन जो है ना 5 लाख रुपए तक का पर इंडिविजुअल्स के लिए वो ऑफर कर रहे हैं फॉर कोविड ट्रीटमेंट। तो इसको यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन यहाँ पर जेस्चर है बैंकों का आम नागरिकों के प्रति, कि वो इस तरीके से लोन ऑफर कर रहे हैं कि कोविड के लिए अगर आपको पैसे चाहिए तो लोन आप ले लीजिए। ओके, तो अभी यहाँ पर ऑथर जो अपनी सजेशन दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा है कि हम यहाँ पर इंश्योरेंस दे दें। तो यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत यहाँ पर अगर उनको सपोर्ट दे दें आम सिटीजन्स को, जो हम यहाँ बेनिफिशियरीज उनको, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओके, तो वो सुपीरियर ऑप्शन इसको कहा जा रहा है उनकी तरफ से। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्सटेंड एन इंश्योरेंस कवर दैट डज नॉट एक्सक्लूड
COVID as a pre-existing condition so that a person do not have to take a loan to pay for her COVID treatment. तो अभी देखो, जब भी हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, तो वहां पर आपको इंश्योरेंस मिलती है कि मतलब अगर कुछ गिनी चुनी बीमारियां हैं, अगर आपको वो हो तो उसके प्रति में आपको कंपनी इंश्योर करती है, आपको पैसा मिलता है। लेकिन ये जो कोविड है ना, ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में शामिल नहीं है। अगर मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करूं, ओके, तो जिसके चलते अगर यहाँ पर कोई कोविड के रिलेटेड जिसको बीमारी हो जाती है ना, उसको इंश्योरेंस का यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये यहाँ पर सिचुएशन अभी के लिए है इकोनॉमी में। तो अभी उसी के चलते ऑथर बात कर रहे हैं कि इंश्योरेंस को जो है ना, आप इंश्योरेंस यहाँ पर प्रोवाइड करें, इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करें, लेकिन यहाँ पर जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है ना, वो यहाँ पर होनी चाहिए कि अगर किसी को कोविड होता है तो उसको भी इंश्योरेंस कवर मिलेगा। ओके, तो अभी के लिए सिचुएशन ऐसा है कि नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर लोग लोन उठाने के लिए जा रहे हैं कि अपना कोविड जो है उसका ट्रीटमेंट हो जाए, तो चलो बैंकों से लोन ही उठा लें। तो इसीलिए बैंक भी यहाँ पर लोन ऑफर करे। बैंकों को पता है कि यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है, वहां पर गिनी चुनी बीमारियां हैं जिसके रिगार्डिंग इंश्योरेंस कवर मिलता है, कोविड-19 के लिए नहीं मिलता है। ओके, तो ये सिचुएशन अभी प्रेजेंटली है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल करें कि गवर्नमेंट भी अपना जो है कुछ जो ड्यूटी है वो अदा कर सकती है। ओके, तो यहाँ पर जो अगर इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो इंश्योरेंस में यहाँ पर अगर प्रीमियम भरते हैं, जब लोग इंश्योरेंस, यहाँ पर जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है तो आपने प्रीमियम भरने होते हैं महीने के हिसाब से। आपकी जैसे किस्त होती है उसी तरीके से प्रीमियम ही आपका बन जाता है कि आपने महीने का इतना प्रीमियम देना है, और आपको जो है इंश्योरेंस मिलता रहेगा, चाहे आप जितनी भी आपकी टर्म की पॉलिसी होगी, चाहे 10 साल की, चाहे 20 साल की। ओके, अलग अलग कंडीशन होती हैं, उस हिसाब से उतने बेनिफिट मिलते हैं। तो गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट भी यहाँ पर उनके प्रीमियम में फंडिंग दे, पार्टली फंडिंग दे। सिचुएशन ऐसी है कि आम इंडिविजुअल लोगों के हाथ में इतना पैसा है ही नहीं। ओके, पैसा ही नहीं है तो फिर प्रीमियम उनके लिए देना वो भी टफ हो जाएगा। तो भारत सरकार को कह रहे हैं कि खुद से आप आके इंटरवीन करें। ओके, जो यहाँ पर लोग जिनकी इनकम थ्रेशोल्ड मतलब इनकम बहुत कम है, ओके, जो लो इनकम कैटेगरी से आ रही हैं, ओके, तो जिनको कि आपने आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर नहीं किया है, ओके, उनकी बात हो रही है। तो आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये स्कीम चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, जिसमें कम से कम 50 से 60 करोड़ लोगों को यहाँ पर बेनिफिट पहुंचाने की बात की जा रही है सरकार के द्वारा। तो इनके जो है आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए हैं, जिसमें कि पर फैमिली पर मेंबर जो है 5 लाख रुपए का इलाज जो है फ्री मिलेगा सरकारी हॉस्पिटल्स में, और जो गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहां पर। तो ये यहाँ पर आयुष्मान भारत स्कीम बनाई गई थी। तो 50 से 60 करोड़ आबादी को ये कवर करते, लेकिन बहुत सारी आबादी ऐसी है जो इस स्कीम के अंतर्गत नहीं आती, तो उन्हीं को यहाँ पर बेनिफिट देने की बात की जा रही है कि उनका प्रीमियम थोड़ा बहुत आप सरकार जो है खुद भरे। ओके, तो यहाँ पर आगे बात करें कि इट शुड आल्सो प्रोवाइड ए बैक स्टॉप टू द इंश्योरर इफ द कंबाइंड रेशो ऑफ क्लेम प्लस सेटलमेंट क्रॉसेस 100%। तो इंश्योरेंस वुड रिड्यूस द ऑफर ruinous आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द इंश्योर्ड। तो सीधे सीधे यहाँ पर यही बात करें कि यहाँ पर भारत सरकार को उन इंश्योरेंस कंपनीज को भी यहाँ पर सपोर्ट करनी होगी। यहाँ पर जब भी हम इंश्योरेंस की बात करें, इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही है। जब इंश्योर्ड पर्सन की बात करें, मतलब जिसको इंश्योरेंस मिली है, यहाँ पर उस पर्सन की बात हो रही है। इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए। तो उनको भी बैक सपोर्ट इंश्योरेंस कंपनीज को भी यहाँ पर करनी है, अगर उनका जो क्लेम प्लस सेटलमेंट रेशो जो है 100% क्रॉस कर जाता है। तो ज्यादातर जितनी भी अलग अलग कंपनीज है, जैसे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, HDFC इंश्योरेंस की बात करें, ओके, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, तो इनकी अलग अलग यहाँ पर ना क्लेम प्लस सेटलमेंट रेशो है। तो इसमें ऐसा होता है यहाँ पर ना, जितनी भी डेथ क्लेम आते हैं, ओके, तो मतलब जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो क्लेम आते हैं कि आप हमें जो है इतना पैसा दीजिए, क्योंकि ये जब पॉलिसी देते हैं तो उस समय यहाँ पर अगर डेथ होती है तो उसमें कुछ ज्यादा पैसे रखे होते हैं कि आपको ज्यादा इंश्योरेंस के चलते पैसे मिलेंगे। तो अगर कंपनी, अगर सपोज करो 100 केसेस आए ऐसे क्लेम के, तो 100 के 100 के यहाँ पर पैसे दे देती, हम कहेंगे कि उसका 100% यहाँ पर क्लेम प्लस सेटलमेंट रेशो है। ओके, तो देखो मतलब कि जितनी मृत्यु दर बढ़ेगा तो उतना पैसा यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। तो अगर 100% से एक्सीड कर रहा है तो सरकार को भी सपोर्ट करनी पड़ेगी इंश्योरेंस कंपनी की। तो अभी इससे ये फायदा होगा, इंश्योरेंस अगर मिलेगी आम बंदों को, ओके, तो उसमें अगर कोविड को भी लेकर चलेंगे, उसको प्री कंडीशन के तौर पर मानकर चलेंगे कि अगर कोविड होता फिर भी इंश्योरेंस मिलेगी, पैसा मिलेगा। तो इससे जो आम लोगों ने पैसा कमाया होता है मेहनत करके, दिहाड़ी करके,
ठीक है, तो वो एकदम से यहाँ पर निकलेगा नहीं, क्योंकि जब भी मेडिकल के रिगार्डिंग अगर दवाई खरीदने जाना है, अपना ट्रीटमेंट करवाने जाना है ना, तो यहाँ पर जो आम लोग होते हैं, तो चाहे एक साल की पूरी कमाई ना, तो एक झटके में उनकी निकल जाती है। तो इन सभी सिचुएशन से वो बच जाएंगे अगर सरकार अच्छे से यहाँ पर इन सिचुएशन को टैकल करके चलती है। और आगे बात करें कि जो अभी स्कीम यहाँ पर जो है बैंकों के द्वारा ये दी जा रही है कि अनसिक्योर्ड जो पर्सनल लोन है ये ऑफर कर रहे हैं एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, मतलब कम से कम इंटरेस्ट रेट यहाँ पर होगा। तो ऑथर कह रहे हैं कि ये एक तरीके का फ्रॉड हो सकता है। ओके, तो एक तरीके का ये फ्रॉड हो सकता है आने वाले समय में, तो इससे हम बचें। तो यहाँ पर जो लोन यहाँ पर अप्रूवल होते हैं तो मस्ट बी बेस्ड ऑन कमर्शियल कैलकुलस एंड द बैंकर्स असेसमेंट ऑफ लोन वायबिलिटी। ओके, तो मतलब ऐसे अनसिक्योर्ड लोन हम नहीं दे सकते कि मतलब पैसा दे दिया बाद में वापस आए ना आए पता नहीं। ओके, तो जब भी लोन अप्रूव करना है तो आप जो है कमर्शियल मतलब जिस तरीके से आप व्यापार करते हो, किसी आप आम बॉरोवर को देते हो लोन की, चलो आपने कोई फैक्ट्री लगानी है या रेस्टोरेंट खोलना है, तो आप बकायदा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हो, तो उसी तरीके से आप आगे अप्रूवल दीजिए लोन का। ओके, पहले देखिए जिस बॉरोवर को आप लोन दे रहे हो वो वायबिलिटी है उसकी, मतलब वापस कर पाएगा वो कि नहीं कर पाएगा, तो ये सब चीजें देख कर ही आप आगे बढ़े। ओके, तो यहाँ पर देखो, लेकिन जो हमारे सरकारी बैंक है वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो भारत सरकार ने आदेश दे दिए ना उन्हीं को फॉलो करके चल रहे हैं। तो सरकारी बैंक हैं तो यहाँ पर सरकार को फॉलो करके चलेंगे, तो कुल मिलाकर अभी सिर्फ 12 सरकारी बैंक बचे हैं भारत में। और किसी समय में 27 थे, फिर बाद में पिछले 2 साल में मर्जर हुआ बड़े बैंकों का, छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में, तो बैंकों की गिनती 12 रह गई अभी। और ये आने वाले समय में और कम होगी, क्योंकि इस साल के बजट में सरकार ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि 2 बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाएगा। उससे पिछले साल भी यहाँ पर एक बैंक को प्राइवेटाइज करने की ऑप्शन दे दी गई थी, अभी उनके ऊपर भी काम चल रहा है। ओके, तो देखो दो चीजें होती हैं, या तो मतलब जितने जितने भी यहाँ पर बैंक है ना, तो ज्यादातर यहाँ पर स्टेक गवर्नमेंट का है, 50% से ऊपर स्टेक है गवर्नमेंट का, लेकिन बाकी प्राइवेट स्टेक भी है। ओके, जो सरकारी बैंक अगर उनकी बात करूँ तो कुछ बैंक तो ऐसे होते हैं जो मर्जर होने के लिए राजी नहीं होते हैं। ओके, जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक को प्राइवेटाइज करने की बात पिछले साल चल रही थी, लेकिन वो उसको कहा गया कि आप किसी छोटे बैंक में आपको मर्ज कर देते, लेकिन वो मर्ज होने के लिए राजी नहीं हुआ। तो उसका स्टेक बेचेगी भारत सरकार पे, अपना स्टेक बेच देगी प्राइवेट हाथों में, तो पूरी तरीके से वो प्राइवेटाइज होगा। तो इस साल भी 2 बैंक हो गए, तो उसका नाम अभी तक नहीं दिया गया। और एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसको प्राइवेटाइज किया जाएगा, धीरे धीरे करके इन सभी बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाएगा, जितने ये 12 बचे। ओके, तो वही बात करें कि जो सरकारी बैंक है, भारत सरकार जी जो दिशा दे रही है सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं कि चीप लोन जो है अभी इस सिचुएशन के लिए वो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो भी यहाँ पर पर्सनल लोन सैंक्शन किए जाते हैं फ्रेंडली बैंकर्स के द्वारा, तो यहाँ पर अगर आगे फर्दर जाकर लोन डिफॉल्ट हो जाते हैं, मतलब वो बंदा पैसे अगर नहीं दे पाया, ओके, तो पहले तो जैसे कोई यहाँ पर व्यापारी आया उसने बोला कि मुझे आप लोन दे दीजिए, तो व्यापारी को देखा बैंक वालों ने, तो देखा कि इसको इससे हम अच्छा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं, तो हम इसको लोन देते हैं। ओके, तो फर्दर वायबिलिटी, लोन वायबिलिटी उसकी देखी नहीं गई अच्छे से, लोन पकड़ा दिया गया, बाद में उसने उसी पैसे से जहां पर भी इन्वेस्टमेंट किया अपनी मर्जी से फैक्ट्री को चलाया, चली चली नहीं नहीं चली तो कोई बात नहीं, तो बैंक का पैसा डूब गया। तो इस ऐसे अगर इंसिडेंट्स होते रहेंगे ना, तो यहाँ पर जो बैड लोन की प्रॉब्लम है बैंकों के लिए, तो वो ये और बढ़ती जाएगी, इसका दबाव और बढ़ता जाएगा। तो अभी बैड लोन की मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर 8 लाख करोड़ का यहाँ पर बैड लोन है, एनपीए है सरकारी बैंकों के ऊपर, जो इन्होंने पैसा दे दिया है और वापस नहीं आया है। और इसी इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर बैंकों का कैपिटल बढ़ाए, जो कि यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से खत्म हो रहा है बैड लोन के चलते। ओके, तो बैड लोन जो पैसा दे दिया वापस आया नहीं, ना उसका इंटरेस्ट रेट आया, ना प्रिंसिपल मूल अमाउंट आई उसकी, और जिसके चलते बैंकों का जो पैसा है वो उसकी तादाद खत्म हो रही, कैपिटल खत्म हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जब भारत सरकार को लगता है कि बैंकों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, फिर यहाँ पर जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा होता ना, उसको यूज किया जाता है बैंकों को रिकैपिटलाइज करने के लिए। तो अभी तक 2014 से लेकर 2020 तक भारत सरकार जो है वो 3.5 लाख करोड़ तक की राशि जो है वो दे चुकी है सरकारी बैंकों को, उनको रिकैपिटलाइज करने के लिए। मतलब कि उनको पैसा खत्म हो रहा था, जब बैंकों के पास पैसा खत्म हो जाएगा, जीरो हो गया, मतलब बैंक दिवालिया हो गया, वो इतनी भी उसकी हिम्मत नहीं है कि जो जिन लोगों का पैसा उसके पास है तो उसको वापस कर पाए। तो इसलिए सरकार यहाँ पर उनको पैसे प्रोवाइड करती। तो अभी तक यहाँ पर इन सालों में 2014 से लेकर 2020 तक 6-7 सालों में तो अभी
₹3.5 लाख का पैसा दिया जा चुका है, तो वही पैसा किसी और जगह भी लगाया जा सकता था, उसका बेटर यूज हो सकता था अगर यहाँ पर पब्लिक के पैसे को हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर लगाते। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस इसके ऊपर लगाते तो यहाँ पर ज्यादा बढ़िया रहता। तो यहाँ पर देखो, जो लोगों को पैसा चाहिए अभी कोविड केयर के चलते, ओके, तो यहाँ पर वो हेल्थ इंश्योरेंस के तहत आप देते तो ज्यादा बढ़िया था। तो अभी इस तरीके से यहाँ पर पैसा अगर आप दोगे, जैसे बैंकों ने ये कहा कि अनसिक्योर्ड लोन देंगे वो लोगों को, तो वो लोन सही नहीं है, वो पैसा डूब जाएगा यहाँ पर कोविड केयर के नाम पर जो भी आप पैसा यहाँ पर देंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पर बात करें कि एक कोविड स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी जो है मतलब काम कर रही है। ओके, तो यहाँ पर इंडिविजुअल बेसिस पे ये पॉलिसी बनाई हुई है। तो इट कवर्स प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, होम केयर ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस एज वेल एज कंसल्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ एनी कॉमोर्बिडिटी। तो कहने का मतलब ये जो स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी है कोविड के रिलेटेड इंडिविजुअल लोगों के लिए, तो यहाँ पर हॉस्पिटल से पहले और हॉस्पिटल के बाद तक, और यहाँ पर जब तक आपके घर में भी आपका ट्रीटमेंट जो खर्चा आ रहा है उसको सबको ये कवर करती है। और इसके अलावा जो भी आपको और कोविड के अलावा और भी कोई बीमारी है तो उसको भी यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट भी ये कवर करती है। द स्टैंडर्ड cover should be tweaked and insurers incentivized to market the scheme। यहाँ पर स्टैंडर्ड को बात कर रहे हैं कि इसको और बढ़ाए हमें, और जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको आप इंसेंटिव दो, पैसा दो कि यहाँ पर वो इंश्योरेंस स्कीम लेकर आए और आप लोगों को इंश्योर करें। ओके, तो इंश्योरेंस पॉलिसी दे अपनी, ना कि यहाँ पर लोन दिया जाए। तो यहाँ पर प्रॉपर एक्चुअल बेसिस पे ना कैलकुलेशन होनी चाहिए कि किस तरीके से आप यहाँ पर कितना पैसा आप जो है इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कितनी पॉलिसी दोगे। तो ये सब चीजों आपने ध्यान में रखना है, खर्चे वगैरह सब कुछ चीज करके फिर ही आप जो है अपनी पॉलिसी को अनाउंस करें। ओके, तो एज द रिजल्ट यहाँ पर आखिर में भी दोबारा वही रिपीट कर रहे हैं कि लोन मत दो आप, उससे टैक्स पेयर्स का पैसा ही खराब करोगे। बाद में अगर इनके पास पैसे कम हो गए फिर सरकार को पैसे देने पड़ेंगे, नुकसान हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप जो है थोड़ा बहुत इंसेंटिव दे दो इंश्योरेंस कंपनीज को। ओके, तो यहाँ पर जो प्रीमियम होल्डर जिन्होंने प्रीमियम देना उनको थोड़ा बहुत पैसे दे दो, तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर एक डाटा यहाँ पर दिया जा रहा है स्मोकर्स के बारे में कि स्मोकिंग इसका ट्रेंड कितना प्रेवलेंस होता जा बढ़ता जा रहा है। तो ग्लोबली बात करें कि यहाँ पर 1.14 बिलियन स्मोकर्स हैं, 2019 के हिसाब से बात की जा रही है। यहाँ पर 10 देश ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर नंबर पाए जा रहे हैं स्मोकर्स के। तो यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ तंबाकू स्मोकर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं जिनकी उम्र 15+ है। ओके, और ये यहाँ पर पूरी दुनिया में जितने भी लोग स्मोकिंग करते हैं ना उनका यहाँ पर 2/3 लोग यहाँ पर इन 10 देशों में पाए जाते हैं जो स्मोकिंग करते हैं। और इनमें चाइना है, इंडिया, इंडोनेशिया, यूएस, रशिया, बांग्लादेश, जापान, टर्की, वियतनाम, फिलीपींस, ये सभी हैं। ओके, तो यहाँ पर टॉप 15 कंट्रीज का यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर रैंक बताया हुआ है। तो ये बताया गया है कि स्मोकिंग prevalence in most populous countries, age standardized smoking prevalence percentage individuals age 15 year and older। तो 15 साल से ज्यादा की यहाँ पर जो आयु वाले लोग हैं उनको कवर किया गया है। तो इसमें देखो फीमेल और मेल, ओके, तो इनका यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन है स्मोकर्स के उसके हिसाब से ये बात की जा रही है। और यहाँ पर देखो चाइना पहले नंबर पर है स्मोकर्स के मामले में, फीमेल में यहाँ पर 3.54% और मेल के हिसाब से यहाँ पर 49%। मतलब पूरी दुनिया में जितने भी स्मोकर्स हैं तो यहाँ पर मेल की अगर बात करें तो 49% यहाँ पर चाइना से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर भारत जो है यहाँ पर 23% है मेल और 3.1% के आसपास है फीमेल। ओके, तो ये बाकी देशों की भी आप सिचुएशन दे सकते हो, यूएस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भी ठीक ठाक ही है, यहाँ पर भारत से थोड़ा सा यहाँ पर मेल के कंसर्न के हिसाब से ज्यादा स्मोकर्स हैं यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं और अभी बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में। जो आज का टॉपिक है वो है एफसीसीबी। तो एफसीसीबी मतलब फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ओके, तो ये ध्यान रखें इसके बारे में, इसमें क्या होता है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसके चलते लॉन्ग टर्म लोन जो है ना यहाँ पर फॉरेन करेंसी के मायने में उठाया जाता है भारतीय कंपनीज के द्वारा। ओके, और इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया जाता है कंपनीज के शेयर में। तो यहाँ पर जो भी प्री डिटरमाइंड रेट होता है, जब भी यहाँ पर ये कोई एग्रीमेंट होता है उस समय पहले से जो रेट यहाँ पर डिसाइड होता है कि पर शेयर का कितना प्राइस होगा। ओके, तो यहाँ पर उस हिसाब से ये जो बॉन्ड है ये साइन होता है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन जो है मतलब जो 1 साल से ज्यादा देर के होंगे, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी
फॉरेन करेंसी यहाँ पर जब उठाती है कोई भी भारतीय कंपनी, उसको बाद में शेयर्स में जो है भारत जो कंपनी के शेयर उसमें कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर इसको एक्सटर्नल डेट किया जाता है, मतलब जो बाहर से कर्जा उठाया। तो दो तरीके डेट होते हैं, एक इंटरनल डेट और एक एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट जो आपने अपनी मार्केट से उठाया है, और एक्सटर्नल डेट जो आपने बाहर की मार्केट से उठाया है। ओके, तो यहाँ पर एक सेफर रूट भी इसको माना जाता है अगर यहाँ पर फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट किसी भी कंपनी को पूरी करनी हो, तो यहाँ पर फॉरेन करेंसी किसी कंपनी के पास पहुंच जाती है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के तहत। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो लेक्चर को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दें, और जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ उसके आंसर ज़रूर दिया करें। अभी एडिटोरियल की वीडियोस आएंगी, उसके बाद यहाँ पर डेली करंट अफेयर के एक अलग से लेक्चर आएगा। ओके, तो आज 1 जून है, तो कुछ नया हम करने जा रहे हैं, तो उसको डेली बेसिस पे कंटिन्यू भी करेंगे, और ओके आगे बढ़ाएंगे। डेली करंट अफेयर्स का एक अलग से टॉपिक लेकर आएंगे। तो अपना फीडबैक जरूर दें और शेयर करें लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।